तो अवेंजर्स डूम्सडे के पहले एक्ट के लिए कई सारी चीजें हमारे सामने आई हैं, जिनमें कुछ लीक्स हैं, कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन है और कुछ हमारी थ्योरीज भी हैं। लीक के हिसाब से जो शंघाई में लाइट शो हुआ था, वहां डॉक्टर डूम के पहले एक्ट को दिखाया गया है। ऑफिशियल चीजों में यह है कि डॉक्टर डूम कैप के सामने जाएंगे 1948 में, जहां पैगी और कैप दोनों साथ रह रहे हैं और यहाँ पर अपना लोकी भी होगा और ये तीनों डिस्कस करेंगे कि कैसे मल्टीवर्स के एल लग रहे हैं। वही मेरी थ्योरी ये भी कहती है कि डॉक्टर डूम ही रूमेंस और कैंग के उस समय से होगा जहां मल्टीवर्सल वॉर हो रही थी। टेम्पोरल लूम एक स्विच था, अब वो ऑन हो चुका है, इसलिए ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। इसका रीजन तो यही है कि मल्टीवर्सल ट्री का वजूद में आना, और इसी की वजह से डॉक्टर डूम अब सामने आ रहा है। फिलहाल अगर ऐसे डॉक्टर डूम को दिखाया जा रहा है कि वो पहले मल्टीवर्सल वॉर कैंग ही रूमेंस इमोर्टस के समय में मौजूद था, तब डूम्सडे की कहानी और हमारे लिए अच्छा होगा कि डॉक्टर डूम पहले ही TVA, ह्यूमन्स, कैंग और इन सभी वेरिएंट के साथ एक राउंड खेल चुका है। डॉक्टर डूम पहले से जानता होगा कि कैंग के वेरिएंट्स ने मल्टीवर्स में क्या तमाशा मचा के रखा हुआ है। इसीलिए डूम्सडे में डॉक्टर डूम के साथ ये नहीं दिखाएंगे कि उसे पता ही नहीं है कि कैंग के वेरिएंट्स इस समय मौजूद हैं, TVA जैसी कोई चीज है। डायरेक्ट ऐसा डॉक्टर डूम के साथ देखने को मिलेगा कि वो पहले से इन सभी को जानता है और एक बढ़िया कनेक्शन ब्रो कोड वाला डॉक्टर डूम और कैंग के बीच देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक जो हमने MCU में देखा है, चाहे हम बात करें हीरोज की या विलन्स की, ये सभी मल्टीवर्स को बचाना चाहते हैं। या हम इसको ये बोल सकते हैं कि डूबते नाव के तो सभी कैप्टन बन जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज, लोकी, ह्यूमन्स, कैंग, ये सभी अपने ढंग से मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास सॉर्सरी है, लोकी के पास टाइमलाइंस है, ह्यूमन्स और कैंग के पास टेक्नोलॉजी और पूरे मल्टीवर्स का डाटा है। दूसरी तरफ अगर हम सिर्फ डॉक्टर डूम की बात करें तो वो अकेले ही इन सब के बराबर नॉलेज रखता है। पर सवाल ये आता है कि MCU में डॉक्टर डूम के साथ ये चीज कैसे दिखाई जाएगी। साथ ही रिसेंट में ही जो ऑफिशियल डॉक्टर डूम के ब्लैक बोर्ड को हमारे साथ शेयर किया गया और यहाँ पर एक तरह की अजीब सी लैंग्वेज थी, ये सेम लैंग्वेज मैंने मल्टीवर्सल कोर इंजन के अंदर जो रिंग्स हैं, मतलब ये जायरोस्कोप वाली रिंग्स हैं, उसमें मैंने नोटिस की। और ऐसा ही जायरोस्कोप डॉक्टर डूम के इस लाइट शो में यूज हुआ है, जहां डॉक्टर डूम ने पूरे मल्टीवर्स को रीराइट किया है, वो भी वॉचर के 5th डायमेंशन से। इसीलिए शुरुआत से बात करते हैं कि डॉक्टर डूम के फर्स्ट एक्ट के लिए MCU में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पर दो चीजें समझने वाली हैं कि मल्टीवर्स को टाइमलाइंस और वॉचर जिस जगह से देखता था वहां से कंट्रोल और मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि जो डॉक्टर डूम का ऑफिशियल लाइट शो हुआ था, वहां डॉक्टर डूम रियलिटी को वैसे ही मैनिपुलेट कर रहा था जैसे वॉचर रियलिटी को हमें दिखाता है। और ये पॉसिबल भी है क्योंकि जब अल्ट्रॉन यहाँ पहुंच सकता है, जिसको आयरन मैन ने बनाया था, तो ये तो डॉक्टर डूम है। दूसरा, वॉचर भी मल्टीवर्सल ट्री तक पहुंच सकता है, जैसे हमने व्हाट इफ सीरीज में देखा। अब यहाँ पर ये जो लाइट शो हुआ है, उसको लेकर हमें कुछ ऐसा दिखाया जा सकता है कि डॉक्टर डूम वॉचर तक पहुंच गया है, या उसको मार दिया है, या उसकी मदद ले रहा है और वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर रहा है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि फर्स्ट एक्ट में ही डॉक्टर डूम मल्टीवर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन प्रॉब्लम तक पहुंचेगा, लेकिन यहाँ सुपर हीरोज इन प्रॉब्लम के साथ जुड़े होंगे। जैसे थैनोस के साथ था, उसे इन्फिनिटी स्टोन्स चाहिए थे, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन सुपर हीरोज से जुड़े हुए थे। दूसरी तरफ जो डॉक्टर डूम का ओरिजिन है, वो अवेंजर्स एंड गेम के टोनी स्टार्क की डेथ से कनेक्टेड है, और इसको तो रूसो ब्रदर्स ने भी कंफर्म किया है। पर अभी मल्टीवर्सल सागा में ये कहाँ कनेक्ट हो रहा है, तो मेरी थ्योरी और कॉमिक्स का ज्ञान क्या कहता है, इस पर थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। तो MCU में जो कैंग का मल्टीवर्सल कोर इंजन है, वो कॉमिक्स में एक ऑर्ब जैसा है, जो पूरे मल्टीवर्स में एक पावरफुल वेपन फॉरएवर क्रिस्टल की तरह लगभग है। अब रिसेंट में ही जो हमें ऑफिशियल डॉक्टर डूम के ब्लैक बोर्ड से जो खास तरह की लैंग्वेज को हमें दिखाया गया, वही लैंग्वेज इस मल्टीवर्सल कोर इंजन के जायरो रिंग में भी देखने को मिलती है। ये चीज किसी ने नोटिस नहीं की, पर ये चीज सच में आगे काम आने वाली है। दूसरी तरफ ऑफिशियल डॉक्टर डूम के लाइट शो ट्रेलर में भी जायरोस्कोप का यूज डॉक्टर डूम ने किया है, और हमने इन दोनों ऑफिशियल चीजों में एक ही सेम चीज नोटिस की है। इसीलिए हम इस नतीजे पर भी पहुंच सकते हैं कि मल्टीवर्सल कोर इंजन डॉक्टर डूम से कनेक्टेड है। अब ये मल्टीवर्सल कोर इंजन डॉक्टर डूम कैंग को मार के लेगा, इस पर हम अभी आगे बात करेंगे। वहीं MCU में मल्टीवर्सल कोर इंजन की रियल पावर को दिखाया नहीं है, लेकिन जो ऑफिशियल लाइट शो हुआ है, जहां डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को रीराइट कर रहा है एक जायरोस्कोप की मदद से, क्या हो कि अगर ये जायरोस्कोप एक मल्टीवर्सल कोर इंजन हो कैंग वाला,
और इस मल्टीवर्सल कोर इंजन में जो रिंग्स हैं जिस पे कुछ लैंग्वेज लिखी है, वैसे ही जो हमारे सामने डॉक्टर डूम के ब्लैक बोर्ड के साथ शेयर की गई थी, तो एक ढंग से चीजें साफ साफ होती दिखाई दे रही हैं। और जब डॉक्टर डूम इसी मल्टीवर्सल कोर इंजन के साथ छेड़खानी कर रहा होगा, तब वो संभावना वाले तूफान को भी झेलेगा। तब डॉक्टर डूम की कई सारी पॉसिबिलिटीज दिखाई देंगी, जैसे हमने लाइट शो के दौरान देखी है। और इन्हीं में से एक पॉसिबिलिटी वो भी होगी जो कभी डॉक्टर डूम आयरन मैन हुआ करता था। यहाँ एक चीज ये भी है कि जो संभावना वाला क्षेत्र है मल्टीवर्सल कोर इंजन के अंदर, वहाँ अगर एक भी रूप बनता है, उसकी एक खुद की इंडिविजुअल मेमोरी होती है। पर एंटमैन क्वांटममेनिया में ये चीज बहुत ही गंदी कर दी गई। पर अभी भी इसे सही किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले इसकी पूरी नॉलेज कॉमिक्स के माध्यम से आप ले लो। तो जैसे मैंने बताया कि मल्टीवर्सल कोर इंजन कॉमिक्स में एक ऑर्ब था जिसको साइक ग्लोब कहते हैं। इसे इमोर्टस ने बनाया था और कैंग तक पहुंचाया था, ताकि कैंग के जितने भी वेरिएंट्स बने, उनकी नॉलेज, मेमोरी और उनकी हर एक पॉसिबिलिटी इस ऑर्ब में सेव हो जाए। और ये ऑर्ब इसी ढंग से इन सभी के डाटा कलेक्ट करता था। जब लास्ट में कैंग ने सभी काउंसिल ऑफ कैंग्स और आखिरी कैंग को मार दिया, तब इमोर्टस कैंग के सामने आया और उसने बताया कि वो ही कैंग से इन सभी को मरवाना चाहता था और यही उसका एक मास्टर प्लान था। उसने ये भी कहा कि इस ऑर्ब में तुम और तुम्हारी हर एक पॉसिबिलिटीज के साथ हर एक कैंग की मेमोरी और नॉलेज है, और इसीलिए ये ऑर्ब इमोर्टस ने वापस ले लिया। यही चीज एमसीयू में अगर हम देखें तो एंटमैन जब इस मल्टीवर्सल कोर इंजन के अंदर घुसा, तब उसकी हर एक पॉसिबिलिटी अपनी अलग अलग मेमोरी के साथ सामने आई, जो कभी स्कॉट लैंग ने अलग अलग टाइम जोन पर एक्सपीरियंस की थी, जैसे बास्किन रॉबिन्स में काम करने वाला स्कॉट। वहीं अभी भी कैंग इस मल्टीवर्सल कोर इंजन के अंदर है, जहां उसकी हर एक पॉसिबिलिटीज टूटेगी और कैंग अपने ही अलग अलग रूप से मिलेगा। ये कितना सिमिलर है इस कॉमिक्स इवेंट से, जहां इमोर्टस ये चाहता था कि कैंग इस ऑर्ब की चपेट में आए और अपनी हर एक पॉसिबिलिटीज को इसमें स्टोर कर दे। दूसरी तरफ जो मल्टीवर्सल कोर इंजन की जायरो रिंग है, उसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है वही डॉक्टर डूम के ब्लैक बोर्ड के साथ हमारे सामने शेयर हुई। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो पीटर के साथ मैजिक किया था सबको भुला देने वाला, वो भी सिमिलर इससे बहुत मिलता है। और डॉक्टर डूम सॉर्सरी और साइंस का मास्टर है, तो मुझे लगता है कि ये जो जायरो रिंग बनाया है डॉक्टर डूम ने, ये साइंस की बेस से बनाया है और इसको स्टेबल करने के लिए डॉक्टर डूम ने मैजिक का यूज किया है, जो इस रिंग के चारों ओर लिखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर के लिए 5 रिंग्स को बनाया था और वो जब अनस्टेबल हो गई थी, तब वो एक जायरोस्कोप की तरह घूम रही थी, जिसने मल्टीवर्स के अस्तित्व को अनस्टेबल कर दिया। लेकिन यहाँ ये सिर्फ हो रहा था मैजिक की वजह से। सेम चीज मुझे यहाँ लगता है कि मल्टीवर्सल कोर इंजन की ये जायरो रिंग्स में भी है। यहाँ ये जो मैजिक है ये वही मैजिक है और ये भी रिंग्स वैसे ही घूम रही हैं जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक के दौरान हुई थी। मतलब दोनों जायरोस्कोप के सिद्धांत पर आधारित हैं। अब इन सारी चीजों को लेकर कैंग से डॉक्टर डूम को ऐसे कनेक्ट किया जा सकता है और पहला एक्ट ऐसे बन सकता है कि जब मल्टीवर्सल वॉर हुआ था और इमोर्टस कैंग को एक्साइल कर रहा था और कैंग भाग रहा था, तब उसने 10 रिंग्स को टाइमलाइंस में कहीं फेंक दिया और यहाँ ये 10 रिंग्स मल्टीवर्सल कोर इंजन से कनेक्टेड हैं, जो एक ढंग से जीपीएस, नेविगेशन सिस्टम और दोनों ही जायरोस्कोप के सिद्धांत पर काम करते हैं। 10 रिंग्स इसलिए बीकन भेज रहा था क्योंकि मल्टीवर्सल कोर इंजन कहीं एक्टिव हो गया था। साफ शब्दों में अगर समझाया जाए तो मल्टीवर्सल कोर इंजन और 10 रिंग्स ये दोनों एक दूसरे के साथ लोकेशन शेयर कर रहे हैं। यहीं पर एक चीज और भी है, जब मोडॉक ने शॉर्डिंगर कैट का एग्जांपल दिया था जब एंटमैन इस मल्टीवर्सल कोर इंजन के अंदर था, जहां अब प्रेजेंट टाइम में कैंग है। मतलब अब कैंग शॉर्डिंगर की उस बिल्ली की तरह है जो किसी बॉक्स में बंद है, अब वो मर गई है या जिंदा है। यहाँ ये दोनों पॉसिबिलिटीज एक साथ काम कर रही हैं। ये देखने के लिए कि कैंग जिंदा है या मर गया, कोई सामने जरूर आएगा और तब कैंग आजाद होगा, क्योंकि एंटमैन क्वांटममेनिया के लास्ट में शॉर्डिंगर कैट एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल हमें दिया गया है, जहां एंटमैन हमेशा कंफ्यूज रहता है कि आखिरी में क्या हुआ होगा। मतलब उसने क्या कैंग को आजाद कर दिया। वहीं उसके पास ये भी थॉट आता है कि अगर उसने कैंग को वाकई मार दिया तो मल्टीवर्स खतरे में आ जाएगा और सभी लोग मर जाएंगे। वहीं ये शॉर्डिंगर कैट वाला एक्सपेरिमेंट है, वहाँ ये जिज्ञासा रह जाती है कि इस बॉक्स में बिल्ली जिंदा है या नहीं। सेम चीज एंटमैन यहाँ प्ले कर रहा है। अब एंटमैन के अंदर ये खुजली होगी कि क्या कैंग जिंदा है या मर चुका है, और इसे देखने के लिए एंटमैन एक बार वहाँ जरूर जाएगा। स्कॉट के घर के नीचे ही एक डिवाइस है जो क्वांटम रेल में पोर्टल खोल सकता है, उसी जगह जहां लास्ट बार खोला था, तो ये काम और भी इजी हो जाएगा। साथ ही डूम्सडे से जो हमारे सामने वीडियो शेयर किया गया जहां हमने एंटमैन को देखा, यहाँ एंटमैन ने वही टी शर्ट पहन रखी है जो एंटमैन क्वांटम मेनिया के लास्ट में स्कॉट ने पहनी थी। मतलब क्वांटम मेनिया की एंडिंग सीधा डूम्सडे से कनेक्ट हो रही है और चीजें साफ साफ भी नजर आ रही है कि एंटमैन कुछ गड़बड़ शुरू करने वाला है कैंग से रिलेटेड।
वहीं अगर हम स्कॉट की जिज्ञासाओं पर बात करें तो वो एक बार चेक करने क्वांटम रेल में तो जाएगा। वहां वो कैंग के पास तो जा नहीं सकता क्योंकि उसे पता नहीं है कि उसने कहां श्रिंक कर दिया है, लेकिन कैंग की टाइम चेयर यहाँ होगी। और अगर यहाँ टाइम चेयर है तो मतलब कैंग कहीं नहीं गया है, और अगर यहाँ टाइम चेयर गायब है तो कैंग क्वांटम रेल से आजाद हो गया है। लेकिन कैंग क्वांटम रेल से आजाद होकर कहां जाएगा और कैसे पहुंचेगा? तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, जहां मैंने देखा कि क्वांटम वर्ल्ड से भी छोटी कोई चीज हो सकती है। तो जवाब आया कि हाँ, एक ब्लैक होल क्वांटम वर्ल्ड से छोटा होता है। अब ऐसा नहीं है कि ब्लैक होल क्वांटम वर्ल्ड से छोटा होता है, कहने का मतलब ये है कि वो क्वांटम वर्ल्ड से भी छोटा हो सकता है। और अगर ऐसा वाकई है कि क्वांटम वर्ल्ड में श्रिंक होकर ब्लैक होल तक पहुंचा जा सकता है तो टीवीए ब्लैक होल के अंदर मौजूद है, और क्या पता कि कैंग सीधा टीवीए के फ्लोर पे जा गिर पड़े। ये बिल्कुल अजीब सी चीज है, लेकिन ये अगर हो गई तो देखने में मजा आएगा। लेकिन यहाँ एक चीज ये है कि अगर इमोर्टस कॉमिक्स की तरह कैंग की कहानी को रीराइट कर रहा है और वो चाहता है कि कैंग द कॉन्करर सभी काउंसिल ऑफ कैंग्स और अपने सभी वेरिएंट्स को मार दे, तो ये कहानी यहाँ परफेक्ट बैठ जाती है। पहले कैंग टीवीए को उड़ाएगा, फिर काउंसिल ऑफ कैंग्स को मारेगा, और फिर कैंग सीटाडेल की तरफ बढ़ेगा जहां लोकी मल्टीवर्सल ट्री को होल्ड किया हुआ है। और तब हमें ये पता चलेगा कि ये जगह कभी कैंग द कॉन्करर और रवोना की हुआ करती थी, एक ही रूप के दो वेरिएंट जो कभी टीवीए पे रूल करते थे। अब कैंग की यहाँ एंट्री हो गई है और वो लोकी को हटाना चाहता है। उसके पास मल्टीवर्सल कोर इंजन है जिसकी वजह से वो इन टाइमलाइंस को रीराइट करेगा। लेकिन तभी यहाँ डॉक्टर डूम की एंट्री होगी जो कैंग से उसका मल्टीवर्सल कोर इंजन ले लेगा, कैंग को मार देगा और लोकी को आजाद कर देगा और टाइमलाइंस को एक नए ढंग से रीराइट करेगा, जैसा हमने लाइट शो में देखा था। और इधर लोकी डॉक्टर डूम का साथ देगा, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने कॉमिक्स में डॉक्टर डूम का दिया था। फिर भी यहाँ पर मल्टीवर्स की ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और डॉक्टर डूम अलग अलग सुपर हीरोज के पास जाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता नजर आएगा। इसीलिए वो फैंटास्टिक फोर के पास गया है ताकि वो सू और फ्रैंकलिन की मदद ले सके। कैप और बाकी अवेंजर्स के सामने भी जाएगा ये समझाने के लिए कि मल्टीवर्स में कितनी बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है। अब मेरी नजर से इस पूरे फर्स्ट एक्ट को संक्षिप्त में समझते हैं। सबसे पहले हमें मल्टीवर्सल ट्री को दिखाया जाता है, जूम इन होता है, लोकी का थ्रोन देखते हैं और फिर हम लोकी को देखते हैं। सामने वही लाइट चमकती है जब कैंग श्रिंक हुआ था, क्योंकि ये याद रहे कि जहां इस समय लोकी है वो कभी ह्यूमन्स का सीटाडेल हुआ करता था और इसी सीटाडेल के चारों ओर दीवारों पर एक तरह के स्पार्क वाली मतलब लाइटिंग का कोई प्रभाव था। क्योंकि मुझे लगता है कि कैंग अपने ही एक लूप में है और पहले कभी अपने ही किसी एक लूप में वो ह्यूमन्स के सामने इसी सीटाडेल में गिरा हो, पर अब इस सीटाडेल में लोकी का थ्रोन है और शायद कैंग यहीं लोकी के सामने आके गिरे। लेकिन तभी यहाँ डॉक्टर डूम की भी एंट्री होगी। कैंग यहाँ से भाग नहीं सकता क्योंकि उसके पास उसकी टाइम चेयर नहीं है। यहाँ कैंग डॉक्टर डूम के हाथों मारा जाएगा और काउंसिल ऑफ कैंग्स भी आएंगे और उन्हें भी डॉक्टर डूम खत्म कर देगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ ये सारी लड़ाई टाइम स्ट्रीम से बाहर हो रही है, तो टाइम ट्रेवल वाला मुद्दा यहाँ काम नहीं आएगा। अब जब कैंग और उसके सारे वेरिएंट्स खत्म हो गए तब इसी पॉइंट से मल्टीवर्स को रीस्टोर करना पड़ेगा। इसीलिए डॉक्टर डूम कैंग के जायरोस्कोप का यूज करेगा इन टाइमलाइंस को रीराइट करने में, जैसा हमने डॉक्टर डूम के लाइट शो में देखा था। तो यहाँ पर ये कुछ भी जो होगा उसे 8 मिनट में निपटा दिया जाएगा। कैंग की कहानी और काउंसिल ऑफ कैंग्स को खत्म कर दिया जाएगा, लोकी मल्टीवर्सल ट्री से आजाद हो जाएगा और डॉक्टर डूम के पास सारा कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी होगी कि सुपर हीरोज जहाँ जहाँ जिस जिस टाइमलाइन में है उन्हें वहां नहीं होना चाहिए, और तब चीजें डॉक्टर डूम वर्सेस अवेंजर्स एक्समैन फैंटास्टिक फोर के बीच शिफ्ट हो जाएंगी और ऐसे डूम्सडे की शुरुआत हो सकती है। और अगर आपको ये लगता है कि कैंग गेम से बाहर हो गया है, डूम्सडे में नहीं दिखाई देगा, तो बिना कैंग के डॉक्टर डूम को सेटअप नहीं किया जा सकता जैसे एमसीयू में कहानी चल रही है उसको नजर रखते हुए। खैर, सुनने में ऐसा आ रहा है कि दिसंबर की शुरुआत में ही हमें डूम्सडे का ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। ये तो अच्छी बात है और मुझे आप नीचे कमेंट में बताओ कि आपको ट्रेलर से क्या उम्मीदें हैं। साथ ही वीडियो को यहाँ तक देखा हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, लाइक हाइप कमेंट भी कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू।